दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द रियो अर्थ समिट, जो कि 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो है इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए ये जो है टॉपिक है रियो अर्थ समिट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूपीएससी और जो यूजीसी नेट है दोनों के लिए आपको इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। जो सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो अभी क्या हुआ था कि जो 58 मीटिंग ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हुई थी, और ये जो फैसिलिटी हुई थी ये वर्चुअली हुई थी। ये मतलब यहाँ पे किसी ने फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि अभी जो कोविड-19 है इसके कारण ये मीटिंग जो है वर्चुअली हुई थी। और कब हुई थी? 2 और 3 जून 2020 को ये मीटिंग हुई थी। तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना ने जो है क्लेम किया था सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान। तो सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भूटान का बहुत पहले से पार्ट है, और ये मतलब चाइना के बॉर्डर से लगता भी नहीं है। चाइना के बॉर्डर से सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं भी नहीं लगता है, फिर भी चाइना ने इस पार्ट को क्लेम कर दिया। तो इस कारण से जो है रियो अर्थ समिट जो है न्यूज में आ गया है। तो अब हम जानते हैं रियो अर्थ समिट के बारे में। तो क्या हुआ था कि जो द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट, मतलब इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, जो एक ब्राज़ील का एक सिटी भी है। और यहाँ पे जो है 2016 के जो है ओलंपिक्स भी हुए थे। और इसी सिटी में जो है रियो डी जनेरियो में, हम जिसको शॉर्ट में सिर्फ रियो बोलते हैं, तो रियो में जो है 3 से 14 जून तक 1992 में 3 से 14 जून तक जो है ये समिट हुआ था। इस समिट में जो है टोटल 172 गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे 2400 से ज़्यादा जो है एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे। और 172 गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट के अलावा जो है 116 जो है गवर्नमेंट के जो है रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहाँ पे, और 2400 एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव थे। उसके बाद क्या हुआ था कि 2012 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज आल्सो हेल्ड इन रियो। मतलब जब इसके 20 साल पूरे हो गए 1992 से, अगर देखोगे आप 2012 तक, जब इसके 20 साल पूरे हो गए, तो रियो +20 नाम से जो है इस सेशन को जो है फिर से जो है रियो में ही आयोजित किया गया था। और ये जो आयोजित किया गया था ये 13 से 22 जून तक था। अब यहाँ जो रियो अर्थ समिट हुआ था, मतलब यहाँ पे जो है मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे बात की गई थी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो इन्वायरमेंट था कि लाइक जैसे हम क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो कुछ इशू को एड्रेस किया गया था, उस इशू में क्या था कि सिस्टमैटिक स्क्रूटनी ऑफ पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन में आपको जो है लीड इन गैसोलाइन और जो है पॉइजनस वेस्ट जो है प्रोडक्शन, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ से पॉइजनस वेस्ट निकलते हैं या वहाँ से लीड निकलता है। तो उस सब चीज़ को जो है कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको हम मतलब लोगों तक पहुँचने से रोक रहे हैं नहीं रोक रहे हैं, तो इसको इस चीज़ की स्क्रूटनी करनी थी। उसका द ग्रोइंग यूजेज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, जो वाटर स्कार्सिटी है, मतलब जो मिलनी है कि जो वाटर स्कार्सिटी जो लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो मेनली यहाँ पे क्या था कि जो सिस्टमैटिक स्क्रूटनी ऑफ पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद द ग्रोइंग यूजेज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। और तीसरा क्या था यहाँ पे? तो तीसरा था द न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे था कि गवर्नमेंट को जो है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो पॉल्यूशन है, मतलब जो आप अगर हम अपना निजी व्हीकल यूज करते हैं, निजी वाहन यूज करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और अगर हम गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अगर हम यूज करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक ही गाड़ी में जो है बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे देशों ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना शुरू भी कर दिया है। और इवन कुछ देशों ने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या किया है, बिल्कुल फ्री कर दिया अपने यहाँ। उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके जो है अल्टरनेटिव सोर्स को यहाँ पे ध्यान देना है, ताकि हम इसको रिप्लेस कर सकें। और ये उससे क्या होगा कि विच डेलिकेट्स लिंक टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी हम थोड़ा सा मतलब रोक सकते हैं। लाइक अभी देखा होगा कि इंडिया ने जो है एक जो है सोलर ग्रुप का जो है गठन किया, जिसमें 122 देश ने पार्टिसिपेट किया था लगभग, और 122 देश इसके मेंबर भी हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोलर ग्रुप की जो स्थापना की थी।
ये क्या है कि यहाँ पे जो है जो भी देश जिनके पास बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है, मतलब वहाँ पे मिल सकती है। लाइक इंडिया में क्या है कि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का वातावरण है, उसके कारण इंडिया में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत ही ईजिली है। तो आप देख रहे हो कि इंडिया जो है जगह जगह पे जो है बहुत सारे सोलर पावर प्लांट और सोलर पार्क जो है स्थापित कर रहा है। तो क्या करना था उस समय कि जो कंट्रीज थे उनको जो फॉसिल फ्यूल के विकल्प ढूंढने थे। तो ये सारी चीज़ें जो 4 इशू है, इस इशू को जो है एड्रेस किया गया था इस समिट में। और उसके बाद था कि जो इस समिट का जो एक रिजल्ट क्या आया था कि एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द समिट वाज एन एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ये क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और विच इन द लेड द क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और पेरिस एग्रीमेंट क्या है, मेनली आप जान लीजिए कि ये जो दोनों है ग्रीन हाउस इमिशन के ऊपर जो है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में साइन किया गया था और ये जो है 2005 से मतलब आया था, प्रभावी हुआ था। और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये 2015 में साइन किया गया था और 2016 से ये प्रभावी हुआ था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट क्या है, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पे कहा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट यहाँ से निकल के आए थे। वहाँ पे जो दूसरा एग्रीमेंट था क्या था, नॉट टू कैरी आउट एनी एक्टिविटीज ऑन द लैंड ऑफ इंडिजिनियस पीपुल दैट वुड कॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और द वुड बी कल्चरली इनएप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे क्या था कि जो दूसरा एग्रीमेंट था यहाँ पे, जैसे पहला एग्रीमेंट तो ये था कि क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन था और इसमें बहुत सारे देशों ने मतलब इसको अपनाया भी और इसी के वजह से यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। दूसरा एग्रीमेंट क्या था कि यहाँ पे जो है हम कोई भी ऐसा जो है एक्टिविटी नहीं करेंगे जो कि कल्चरली इनएप्रोप्रिएट हो। अब ये जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकल के आए थे। तो यहाँ पे था एक डॉक्यूमेंट था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में जो 21 है ये हमारे 21st सेंचुरी को दर्शा रहा है। जैसे अभी हम जो है 2020 में हम बात करें तो 2020 में हम क्या है 21st सेंचुरी में है। तो ये जो 21st सेंचुरी में हमारा एजेंडा क्या होगा, क्योंकि जब ये समिट हुआ था 1992 में, उस समय हम जो है 20 सेंचुरी में थे। तो अगले सेंचुरी में जो वहाँ पे लोगों का ध्यान था कि अगले सेंचुरी में हमारा एजेंडा क्या होगा, तो ये था एक ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे मेनली था एजेंडा 21 की यहाँ पे जो है कंट्रीज को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। मतलब ऐसे डेवलप हमें अपने देश को अपने समाज को ऐसे मतलब आगे की तरफ लेके जाना है जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज में हम अपने हिस्से को मतलब क्लाइमेट चेंज ना हो, हमारा जो टेम्परेचर है टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया था। उसका था रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या था कि ए सीरीज ऑफ प्रिंसिपल डिफाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट्स। तो जो रियो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट क्या था कि एक प्रिंसिपल था, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल था जिनमें जो स्टेट्स है, मतलब स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज है, जो पार्टीज है जिन्होंने इस रियो समिट को साइन किया था, उनके जो है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके अधिकार क्या है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका उत्तरदायित्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया था। द स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल। अब इसमें क्या था कि हम फॉरेस्ट को लाइक साइंस कहता है कि अगर जितना भी लैंड है उस लैंड का 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट का कवर होना चाहिए मत। और अभी आपने देखा होगा पिछले साल में कुछ में आपने ऑस्ट्रेलियन बस फायर देखा है, आपने ब्राज़ील में और बाकी सारी जगहों पे जो है अमेजन फायर देखा है। तो क्या है कि यहाँ पे फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारा संकट अभी भी है। अब 2020 की भी हम बात करें तो आप 2020 में ही 19 में ही देख लो कि अमेजन का फायर है या ऑस्ट्रेलियन बस फायर है। तो इस चीज़ को लेकर जो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल वहाँ पे बनाया गया था ताकि जो कंट्रीज है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड, कि हमें जो है फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, फॉरेस्ट का मतलब कम नहीं होना चाहिए उसकी संख्या, हमें पेड़ों की कटान मतलब फॉरेस्ट कैसे लगाना है और क्या बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो इसके ऊपर जो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल में बताया गया था। तो ये जो मेरे 3 जो डॉक्यूमेंट्स निकल गए थे, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, तो ये जो है मेरे 3 डॉक्यूमेंट आए थे और इसको जो है सारे देशों ने साइन किया था। ये अलग चीज़ है कि बाद में अमेरिका जो है इस सबसे अलग हो गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जिसको रियो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, वेयर ओपन फॉर सिग्नेचर, मतलब 3 जो है
डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे गए थे और जिसको रियो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता था इस डॉक्यूमेंट्स को। और ये जो है ओपन फॉर सिग्नेचर की कौन कौन से, मतलब ये ओपन था कि जो भी नहीं कि जो मेंबर जो रियो अर्थ समिट के है, रियो अर्थ समिट के जो मेंबर है वो इस रियो कन्वेंशन के भी मेंबर होंगे। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये जो कन्वेंशन इसमें इंक्लूड था इसके 3 मेन गोल थे। पहला था द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ द इट्स कंपोनेंट एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे मेनली बात की गई थी वहाँ पे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड चेंज, जिसको हम पूरा का बोले तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है और जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये दोनों जो है यही जो डॉक्यूमेंट्स है इसी का अगला पार्ट आप कह सकते हो कि इसी का जो है विस्तारित रूप है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। तो इसको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि बार बार ये पूछा जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज है और अभी हम 21st सेंचुरी में है और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बार बार बातें होती है। तो यहाँ पे क्या था कि स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे मेनली क्या था कि आपको ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, ताकि हम जो है ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ रहा है, हमारा जो टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, और जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है इन्वायरमेंट का उसको डिक्रीज करना है। तो इसके बारे में इसमें बात की गई थी। उसके बाद था द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मतलब जैसे बहुत सारे जो अफ्रीका में है, अफ्रीका कंटिनेंट मोस्टली, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजर्ट है, बहुत ज़्यादा मरुस्थल है। तो हमें डिजर्टिफिकेशन से कैसे कम्बैट करना है, कैसे उससे लड़ना है, हमें कहाँ पे ट्रीज लगाने हैं, या अगर डिजर्ट में लोग रह रहे हैं तो उनको कैसे सुविधाएं देनी है, और आगे डिजर्ट ना बने, हमारा जो लैंड है वो डिजर्ट में कन्वर्ट ना हो। तो उस सब चीज़ के लिए जो है इस कन्वेंशन को ओपन किया गया था और इसको भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने साइन किया था। और यहाँ पे ड्रॉप और डिजर्ट दोनों से लड़ने की बात की गई थी और मेनली अफ्रीका के ऊपर इसमें फोकस किया गया था, क्योंकि अफ्रीका कंटिनेंट का मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो डिजर्ट के, मतलब उनके इलाके में डिजर्ट बहुत आते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।